फ्रांसीसी क्रांति का अगला टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में दास प्रथा समाज की एक भयानक कुरीति थी। इसमें मनुष्य के द्वारा ही मनुष्यों का शोषण होता था। हाल फिलहाल की शताब्दी तक दास प्रथा प्रचलित थी, जो प्राचीन समय से ही चली आ रही थी। उसके स्वरूप में बदलाव होता गया है। खास करके युद्ध बंदियों को दास के रूप में सेवा लिया जाता था। उसके बाद जब उपनिवेशवाद जोर पकड़ा, तब उपनिवेशों में काम करने के लिए दासों की जरूरत पड़ी। इस तरह से हम भारत में जैसे गिरमिटिया का नाम सुने हैं, मॉरिशस वगैरह देशों में भारत से मजदूर ले जाए जाते थे। तब एग्रीमेंट करके उन्हें ले जाया जाता था वहाँ के खेतों में काम करने के लिए, वहाँ के खदानों में काम करने के लिए। यह भी एक तरह से दासता की प्रथा थी। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है और यह पूर्वी देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी प्रचलित थी। सभ्यता के इतिहास में दासता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण और परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम देखते हैं कि किस तरह से भारत से जो मजदूर बाहर के देशों में ले जाए गए, खास करके अफ्रीकी देशों में या फिर दक्षिण अमेरिकी देशों में या फिर मॉरिशस वगैरह द्वीपों में, वहाँ वे लोग उस जगह के आर्थिक उन्नति में भी उनका अहम योगदान रहा और आज के समय में वे राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। जो सभ्यता तलवार के बल पर बनी, उसमें दासता का विभत्स स्वरूप था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के विकास के इतिहास में दास प्रथा ने जो भूमिका अदा की है, वह किसी अन्य सभ्यता में संभव नहीं दिखता है। और साथ ही साथ इतना उत्पीड़न भी किसी अन्य सभ्यता में नहीं हुआ है। हम मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने उसे गुलामों के बाजार से खरीदा था, यानी कि दासों की खरीद बिक्री भी की जाती थी। और वो दास कहाँ से लाए जाते थे? या तो चोरी करके, अपहरण करके, या फिर युद्ध बंदियों को दास के रूप में बनाया जाता था। खैर, उस समय बच्चे भी दास के रूप में स्वीकार कर लिए जाते थे और उसका मालिक जो है उन्हें अपने पुत्र से कम नहीं मानता था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय भी दास प्रथा प्रचलित थी। इससे भी भयावह स्थिति आगे चलकर पश्चिमी सभ्यता के दास प्रथा में देखने को मिलता है। प्राचीन समाज, चाहे यूनान हो या रोम हो, यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर, जिनका साहित्य महाकाव्य है ओडिसी और इलियड, इसमें भी दासता के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। रोम में भी दासता का विभत्स स्वरूप देखने को मिलता है। यूरोपीय देशों ने उपनिवेशवाद के साथ साथ दास प्रथा को और भी विभत्स स्वरूप में शोषण का हथियार
बनाया। खास करके हबशियों के व्यापार, हबशी अफ्रीकी देशों के स्थानीय लोग थे जिन्हें दास के रूप में अरब व्यापारी उनकी खरीद बिक्री किया करते थे। लेकिन बाद में पुर्तगालियों और यूरोपीय कंट्रीज के देशों ने इस प्रथा पर, इस हबशियों के हबशियों के व्यापार पर कब्जा जमा लिया था। हमें यहाँ देखना है फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस में दास व्यापार किस तरह से फल फूल रहा था। फ्रांस भी उपनिवेशवाद की होड़ में कूद चुका था। उसके कई सारे उपनिवेश अफ्रीका और एशियाई देशों में थे। फ्रांसीसी सौदागर यानी कि व्यापारी बोर्डे और नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। ये जो बंदरगाह है बोर्डे और नांते, दास व्यापार के चलते काफी समृद्ध बन गए। दासों को पहचानने के लिए उन्हें दागा जाता था। दासों को दाग कर हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। कैरेबियाई कंट्री जैसे मार्टिनिक, गॉडलोप, सैन डोमिंगो इत्यादि जगहों पर इन दासों को ले जाया जाता था और उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। ये बगान मालिक अपने मन मुताबिक दासों से काम लिया करते थे। खेतों में, बगानों में, खदानों में, अन्य जगहों पर भी इन्हें बेचा जाता था। दास श्रम के बल पर ही यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ने की खेती के लिए काफी मात्रा में एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों से दासों को लगाया गया। उसी तरह से कॉफी और नील की खेती में भी दासों से काम लिया जाता था। तो इस तरह से ये पश्चिमी देशों के लिए आर्थिक उन्नति के कारक बन गए। पश्चिमी देशों में जनसंख्या अपेक्षाकृत नगरीय हो गई थी। खेतों में काम करने वाले बहुत कम बचे थे और उपनिवेश जैसे जैसे स्थापित करते गए उन्हें वर्कर की ज़रूरत पड़ी, खेतों में काम करने वाले की ज़रूरत पड़ी, तो ये अपनी उसकी पूर्ति जो है दासों से किए और फलतः दास व्यवस्था बहुत फली फूली और इसके चलते जिन बंदरगाहों से इनकी खरीद बिक्री होती थी वो बंदरगाह भी फले फूले। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो ये सब जो है तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे, यानी कि निर्यातक, उत्पादक। और इनकी खेती में कौन लगे हुए थे? यही अफ्रीकी दास, जिन्हें फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीकी सरदारों से खरीदकर दूसरे जगहों पर, इन जगहों पर बेचा करते थे। वह फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। इससे पहले हम यह जान लें कि दासों के साथ उनके बगान मालिक या फिर उनके जो मालिक होते थे वो बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, वो अंधाधुन उनसे काम लिया करते थे और बदले में खाने के लिए भी भरपेट अनाज उन्हें नहीं मिलता था और जैसा तैसा खाकर उन्हें अपना जीवन गुजारना पड़ता था।
दासों से अधिक काम लिया जाता था और दासों की मेहनत का फल किसे मिलता था? उनके मालिकों को। सबसे पहले जो नई दुनिया की जिसने खोज की, कोलंबस, उसने ही पश्चिमी द्वीप समूह के मूल निवासियों को दास बनाना प्रारंभ किया था सबसे पहले। और इन दासों की जो दुर्दशा की गई, वह उसका कल्पना करना भी भयावह है। इसका एक अनुमान इस ढंग से हम लगा सकते हैं कि स्पेन के औपनिवेशिक युग का अंत होते होते पश्चिमी द्वीप समूहों के कैरेबियाई मूल निवासियों का नामो निशान मिट चुका था। यानी कि उन्हें दासों के रूप में भिन्न भिन्न जगहों पर भेज दिया गया। उन दासों के साथ बदसलूकी हुई। वे काम करते करते बहुत सारे दास मर भी जाते थे, लेकिन उनका कोई सुध लेने वाला नहीं होता था। आगे है, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। यहाँ बहुत सारे व्यापारी इस व्यापार में दासों के व्यापार में लगे हुए थे और कोई भी सरकार इन व्यापारियों के विरोध में नहीं जाती थी, बल्कि यह सोचती थी कि ये व्यापारी यह मुद्दा उठाने से नाराज हो जाएंगे। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। इस बात को लेकर फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। यानी कि जो प्रतिनिधि थे वह डरते थे कि ये व्यापारी जो दास व्यापार पर निर्भर हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो विरोध करने लगेंगे। अंततः जैकोबिन शासन के समय सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। चूंकि फ्रांसीसी क्रांति ही सामाजिक न्याय पर आधारित थी, या इसको यूं कहें कि स्वतंत्रता बंधुत्व पर आधारित थी, इस वजह से दासों की स्थिति में सुधार लाना जरूरी था। लेकिन यह बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रांस में नहीं रहा। नेपोलियन जब सत्ता में आया तब वह दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। यानी कि बहुत ही छोटी अवधि के लिए फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति, ये दो क्रांतियां ऐसी हैं जो मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जोर देते हुए ये क्रांतियां की गई थी। फ्रांसीसी राज्य क्रांति मानवीय मूल अधिकारों पर घोर निष्ठा रखती थी। और इस फ्रांसीसी क्रांति से दासों में भी जो प्रेरणा आई थी उसका प्रतिफल कई जगहों पर देखने को मिला था। जैसे इस क्रांति से प्रेरणा लेकर 1821 में सेंट डोमिंगो में
स्पेन के विरुद्ध विद्रोह हुआ और हाइती के हबशी गणराज्य की स्थापना हुई। ये फ्रांस की क्रांति से ही ये हबशी प्रेरणा लिए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। इस हिसाब से सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी को जीने का अधिकार है, सभी स्वतंत्र ढंग से अपना विकास कर सकते हैं। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। नेपोलियन के समय निग्रो कौन थे उसको भी हम देखेंगे। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ये निग्रो कौन थे? अफ्रीका के मूल निवासी जो है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निग्रो शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। जगह जगह दास्ता विरोधी आंदोलन प्रबल होने लगे। अभी हाल फिलहाल की घटना देखें कि अमेरिका में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ की जनता उग्र आंदोलन की। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ब्लैक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। बहुत दिनों तक उन्हें ब्लैक लोगों के साथ जो है, वहाँ के मूल निवासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था और लगातार आंदोलनों ने उन्हें अपना अधिकार दिलाने पर विवश किया। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध बहुत सारे देशों में दास प्रथा की समाप्ति कानून बनाकर की गई। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में 1833 में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। साथ ही साथ दासों को मुक्त करने के बदले में उस समय ब्रिटेन ने दासों के मालिकों को 2 करोड़ पाउंड हर्जाना दिया था। अन्य देशों में भी कानून बनाकर इसकी समाप्ति बाद के वर्षों में हुई। जैसे 1846 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति हुई, स्वीडन में हुई 1859 में, ब्राजील में हुई 1871 में। इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे देशों में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। यह एक चित्र है ला रिबले डेस कोलोन करके, या अर्थात दास मुक्ति। 1794 में यह चित्र बनाया गया था। इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। ये जो बैनर है उसमें लिखा हुआ है मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकन इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। ये फ्रांसीसी जो महिला है वह अफ्रीकी और अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर सभ्य बनाने की कोशिश कर रही है। यूरोपीय देश अधिकांशतः एक सभ्य असभ्य के झूठे धार्मिक सिद्धांत के आधार पर इन दासों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे उन्हें सभ्य बनाने के लिए। यूरोपीय सभ्यों के अनुसार असभ्य मूल निवासियों को सच्चे धर्म में दीक्षित कर सभ्य बनाने का एकमात्र मार्ग उन्हें दास बना लेना था। और सभ्य बनाने की वो जो प्रक्रिया अपनाते थे उसमें सब कुछ क्षम्य था। इस तरह से हमारा ये
टॉपिक भी समाप्त हुआ। थैंक यू। और अगला टॉपिक है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उस समय क्या स्थिति थी, फिर बाद के वर्षों में किस तरह से फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन में उथल-पुथल रहा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ें। किस तरह से वहाँ संवैधानिक सुधार होते गए, महिलाओं को कैसे अधिकार मिला, दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ और दास प्रथा कैसे वहाँ प्रचलित हुई, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ें। फ्रांसीसी क्रांति कुल मिला जुलाकर मानवता के लिए वरदान था और इसने बहुत से क्रांतियों को प्रेरणा प्रदान की। इसने आगे के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसमें समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना विकसित हुई और इसे एक सैद्धांतिक स्वरूप मिला। धन्यवाद।